हिंदी विभाग के हिंदी अध्यापक श्री मुकेश गोकुल सिंह राजपूत द्वारा निर्मित यूट्यूब चैनल की ओर से सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं। इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से हिंदी विषय में हिंदी कविताओं की जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों के छात्रों तक और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद तक पहुंचाने का प्रामाणिक प्रयास करते रहेंगे। तो दोस्तों, इस YouTube चैनल को देखने वाले मेरे सभी छात्रों को और मेरे हिंदी अध्यापक वृंद को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को जरूर कहना चाहूँगा कि इस YouTube चैनल को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि सब्सक्राइब करने से मेरे आने वाले जो नए नए वीडियो है उसकी जानकारी, उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक अपने आप पहुंच जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना न भूलें। और हाँ दोस्तों, वीडियो तैयार होने के बाद जो हम लिंक आप लोगों को भेजते हैं, शेयर करते हैं, उस लिंक को भी अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मेरा वीडियो कैसे लगा इस बारे में आप लोगों की प्रतिक्रिया अर्थात कमेंट्स जरूर भेजें, ताकि आप लोगों की कमेंट्स ही हम लोगों को नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरणा देती है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो के सत्र में हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की दूसरी इकाई की कविता क्रमांक 6, जिसका नाम है निसर्ग वैभव। क्या नाम है दोस्तों कविता का? निसर्ग वैभव। इसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। इस कविता के कवि है सुमित्रा नंदन पंत। क्या बताया दोस्तों कवि का नाम? सुमित्रा नंदन पंत। तो चलिए दोस्तों, अगले टॉपिक में हम कवि का संक्षिप्त परिचय प्राप्त करेंगे। वह इस प्रकार: प्रकृति के सुकुमार कवि सुमित्रा नंदन पंत जी का जन्म 20 मई 1900 को उत्तराखंड प्रदेश के कौसानी में हुआ था। पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक है। आप प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि थे। आपकी प्रमुख कृतियाँ वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, चिदंबरा, कला और बूढ़ा चांद आदि काव्य संग्रह आपने लिखे हैं। हार यह आपका उपन्यास है। 60 वर्ष एक रेखांकन आत्मकथात्मक संस्मरण है आदि रचनाएं आपने लिखी है। तो दोस्तों, यह था कवि का संक्षिप्त परिचय। अब अगले टॉपिक में हम यह जो पद्य है, पूरक पठन है दोस्तों, पूरक पठन में यह पद्य आया हुआ है, इससे संबंधित प्रस्तावना विषय प्रवेश को समझने का प्रयास करते हैं। वह इस प्रकार: प्रस्तुत कविता निसर्ग वैभव कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित पूरक पठन है। इसमें कवि ने पर्वतीय सौंदर्य का वर्णन किया है। इसी के साथ मानव संसार में व्याप्त असंतोष, अहंकार को लेकर भी कवि चिंतित है। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप कविता है। प्रस्तुत रचना में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्ग रम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है दोस्तों इस कविता में। तो चलिए दोस्तों, यह था विषय प्रवेश। अब अगले टॉपिक में हम प्रस्तुत पद्य पूरक पठन निसर्ग वैभव कविता का मुखर वाचन करते हुए
उसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ के साथ साथ कविता का भावार्थ अर्थात सरल अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं के दूसरी इकाई की कविता क्रमांक 6 जिसका नाम है निसर्ग वैभव, कवि सुमित्रा नंदन पंत द्वारा लिखित पूरक पठन का शुभारंभ अर्थात इस कविता का शुभारंभ करते हैं। तो चलिए दोस्तों, यदि आप लोग हिंदी लोक भारती कक्षा 9वीं की किताब साथ में लेकर बैठते हैं तो और भी अच्छी बात है। किताब में पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 61 खोल के रखेंगे। उसमें दोस्तों पंक्ति आई है कितनी सुंदरता, इस पंक्ति से लेकर तो प्रिय कोयल, इस पंक्ति तक का पहले हम मुखर वाचन सुनते हैं। वह इस प्रकार, कितनी सुंदरता बिखरी, कितनी सुंदरता बिखरी, प्राकृतिक जगत में ईश्वर, प्राकृतिक जगत में ईश्वर। टपक रही गिरि शिखरों से झर, टपक रही गिरि शिखरों से झर, लौट रही घाटी में, लौट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निस्वर, लिपटी धूप छाह में निस्वर। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल, बहती सीमाहीन, बहती सीमाहीन, श्लक्ष्ण संगीत स्रोत सी, श्लक्ष्ण संगीत स्रोत सी, अहरह वन भूमरमर, अहरह वन भूमरमर। फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, फूलों की ज्वालाएं आंखें करती शीतल, मुकुल अधर मधु पीते, मुकुल अधर मधु पीते, गुंजन भर मधुकर दल, गुंजन भर मधुकर दल। तीतली ऊंडती, तीतली ऊंडती, दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, दूर कहीं पल्लव छाया में, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल, रुक रुक गाती वन प्रिय कोयल। तो दोस्तों, यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं। वह इस प्रकार, बिखरी मतलब इधर उधर फैली हुई, प्राकृतिक मतलब नैसर्गिक, जगत मतलब संसार, ईश्वर मतलब भगवान, टपकना मतलब गिरना, गिरी मतलब पहाड़, शिखर मतलब चोटी, झर मतलब झरना, लौटना मतलब वापिस आना, लौटना मतलब क्या, वापिस आना, घाट मतलब पर्वतों में चढ़ान और ढलान वाला सर्पाकार रास्ता, जैसे कि हम बोलते हैं ना तोरणमाल का घाट, हाँ, तो वैसे ही। लिपटी मतलब लपेटना, धूप मतलब गर्मी, छाह मतलब छाया, निस्वर मतलब बिना आवाज किए, अनिल मतलब पवन, हवा, वायु, स्पर्श मतलब छूना, पुलकित मतलब प्रसन्न, तृणदल मतलब तिनकों का समूह, सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसा, श्लक्ष्ण मतलब मधुर, अहरह मतलब प्रतिदिन, वन मतलब जंगल, भू मतलब जमीन या धरती माता, मरमर मतलब
पत्तों की आवाज, पेड़ के पत्तों की आवाज होती है ना दोस्तों, सूखे पेड़ के पत्तों की जैसे गिरते हैं तो चरमर की मरमर की आवाज होती है वही। ज्वाला मतलब आग, शीतल मतलब ठंडक, मुकुल मतलब कली। दोस्तों फूल होने के पहले की जो स्थिति होती है कली, तो वही उसे ही मुकुल कहा गया है। अधर मतलब ओठ, मधु मतलब शहद जो मीठा मीठा होता है ना दोस्तों, हाँ मधुमक्खी की छत्ती से शहद मिलता है मीठा मीठा, वही मधु का मतलब शहद। गुंजन मतलब मीठी आवाज या भ्रामरी। दोस्तों योग आसन प्राणायाम में, प्राणायाम का एक प्रकार है भ्रामरी प्राणायाम, तो ऐसे ही भ्रामरी प्राणायाम की जैसी आवाज भौरे की होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर भ्रामरी प्राणायाम कैसे होता है या भ्रामरी गुंजन कैसे होता है, वह इस प्रकार, जैसे कि सांस भर लिए और हाँ दोस्तों, तो गुंजन इसे ही बोलते हैं भ्रामरी। मधुकर दल मतलब भौरों का समूह, जो उद्यान में बगीचे में फूलों के ऊपर काले काले मंडराते हैं ना, हाँ इर्द गिर्द घूमते हैं फूलों के ऊपर, हाँ वही भौरे, भौरों का समूह मधुकर दल। पल्लव मतलब कोमल पत्ते, वन मतलब जंगल, प्रिय मतलब प्यारी। तो दोस्तों यह थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पंक्तियां है कितनी सुंदरता, इस पंक्ति से लेकर तो प्रिय कोयल इस पंक्ति तक का हम यहां पर अब सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार, प्रस्तुत कविता निसर्ग वैभव के कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, हे भगवंत, हे ईश्वर, हे प्रभु, इस प्राकृतिक जगत में अर्थात नैसर्गिक संसार में कितनी सुंदरता बिखरी हुई है, मतलब कितनी सुंदरता फैली हुई है। ऊंचे ऊंचे गिरी शिखरों से अर्थात पर्वतों के चोटियों से झर अर्थात झरने टपक रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं। पर्वतों में कई स्थानों पर घाटियां है, पर्वतों में कई स्थानों पर घाटियां है अर्थात चढ़ान और ढलान वाले सर्पाकार कठिन रास्ते हैं। ऐसे घाटी में धूप और छाह अर्थात छाया वापिस आ रही है, लौट रही है। इतना ही नहीं तो यह घाटियां धूप और छाया से लिपटी है। घाटियों में कहीं धूप तो कहीं छाया पसरी हुई है, फैली हुई है, और वह भी निस्वर अर्थात बिना आवाज किए फैली हुई है, पसरी हुई है। अनिल स्पर्श से मतलब वायु, हवा, पवन के छूने से तृणदल अर्थात घास के तिनकों का समूह पुलकित हो रहा है, खुश हो रहा है, प्रसन्न हो रहा है। सीमाहीन मतलब जिसकी कोई सीमा नहीं है, ऐसे वायु, हवा, पवन के बढ़ने से प्रत्येक दिन अर्थात अहरह मतलब प्रत्येक दिन, वनभू मरमर अर्थात प्रतिदिन जंगल के भूमि पर धरती माता पर पत्तों की अर्थात पेड़ के पत्तों की आवाज श्लक्ष्ण संगीत श्रोत सी प्रतीत होती है, मतलब पेड़ों के पत्तों की आवाज मधुरम मधुरम मधुर संगीत जैसी
लगती है। फूलों का लाल रंग ज्वाला के समान अर्थात आग के समान दिख रहा है, जो आंखों को अर्थात नेत्र को शीतलता दे रहा है, मतलब ठंडक दे रहा है। इतना ही नहीं तो मधुकर दल अर्थात भंवरों का समूह, जो बगिया में दोस्तों, बगीचे में काले काले भंवरे फूलों के ऊपर मंडराते हैं ना, हाँ ऐसा भंवरों का समूह गुंजन करते हुए, मधुकर दल गुंजन करते हुए अर्थात मीठी आवाज भ्रामरी करते हुए, जैसे कि ऐसे मीठी मीठी आवाज गुंजन भ्रामरी करते हुए मुकुल अधर मधु पीते हैं, मतलब कलियों के ओंठ से मधु अर्थात शहद, मीठा मीठा शहद पी रहे हैं। तितलियां उड़ रही है, दूर कहीं घने वृक्षों की पल्लव छाया में अर्थात कोमल पत्तों की छाया में वन प्रिय अर्थात जंगल की प्यारी, जंगल की प्रिय कोयल कोकिला अपने मधुर आवाज में रुक रुक कर गा रही है, रुक रुक कर गा रही है। तो दोस्तों यह था भावार्थ। अब अगले टॉपिक में पाठ्यपुस्तक पृष्ठ क्रमांक 61 और 62, 61 और 62 के ऊपर जो पंक्तियां हैं, लेटी नीली छायाएं, इस पंक्ति से लेकर तो मरकत आंगन में, इस पंक्ति तक का सबसे पहले हम मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। लेटी नीली छायाएं, लेटी नीली छायाएं, कृष रवि किरणों में गुंफित, कृष रवि किरणों में गुंफित, दुरारोह भांति ढाले, दुरारोह भांति ढाले, निश्चल तरंग सी स्तंभित, निश्चल तरंग सी स्तंभित। स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम, स्वर्ण भाल गिरी सर्वप्रथम, करती उषा अभिनंदन, करती उषा अभिनंदन। सांझ यही सोती छिप, सांझ यही सोती छिप, निर्जन में कर संध्या वंदन, निर्जन में कर संध्या वंदन। अपलक तारापथ शशिमुख का, अपलक तारापथ शशिमुख का, बनता लेखा दर्पण, बनता लेखा दर्पण। यही शैल कंधों पर सोया, यही शैल कंधों पर सोया, जगता गंध समीरन, जगता गंध समीरन। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, सद्य स्फुट सौंदर्य राशि, सम्मोहन, सम्मोहन भरती मन में, सम्मोहन भरती मन में। कितना विस्मय कर वैचित्र्य, कितना विस्मय कर वैचित्र्य, भरा पर्वत जीवन में, भरा पर्वत जीवन में। खग चखते फल, खग चखते फल, कुतर रही गिलहरिया कोपल, कुतर रही गिलहरिया कोपल। वन पशु सब लगते प्रसन्न, वन पशु सब लगते प्रसन्न, परिचित मरकत आंगन में, परिचित मरकत आंगन में। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इन पंक्तियों में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझते हैं, वह इस प्रकार। बिखरी मतलब इधर उधर फैली हुई, प्राकृतिक मतलब नैसर्गिक, जगत मतलब संसार, जगत मतलब क्या दोस्तों? संसार। लेटी मतलब सोई हुई, कृश मतलब दुर्बल,
रवि मतलब सूरज, रवि मतलब क्या? सूरज, सूर्य नारायण देवता। हाँ। गुम्फित मतलब गुथ कर, जैसे कि माला गुथी जाती है ना दोस्तों, हाँ वही गुम्फित मतलब गुथ कर। दुरारोह मतलब ताड़ का पेड़ जिस पर चढ़ना कठिन होता है। निश्चल मतलब स्थिर, स्तंभित मतलब स्थिर। स्वर्ण मतलब स्वर्णिम या सोने के रंग जैसा। भाल मतलब किरणें, यहां पर अर्थ है, भाल का अर्थ है किरणें। गिरि मतलब पर्वत। ऊषा मतलब सुबह। सांझ मतलब संध्या समय। निर्जन मतलब वीरान या जनहीन। अपलक मतलब बिना पलक झपकाए। तारापथ मतलब तारे जो रात में चमकते हैं ना दोस्तों आसमान में, हाँ तारापथ मतलब तारे। शशि मुख मतलब चंद्रमा के समान जिसका मुख है ऐसा। दर्पण मतलब आईना। शैल मतलब पर्वत। जगता मतलब जागना। गंध मतलब खुशबू या सुगंध। समीरन मतलब पवन या हवा। सौंदर्य मतलब सुंदरता। सम्मोहन मतलब मोहित करना। विस्मयकर मतलब आश्चर्यजनक। वैचित्र्य मतलब अनोखापन। खग मतलब पंछी या पक्षी। चखना मतलब स्वाद लेना या फिर जैसे जिसे बोलते हैं ना टेस्ट लेना, किसी भी चीज की टेस्ट लेते हैं ना, चखते हैं ना, हाँ वही। कुतरना मतलब तोड़ना या खाना। गिलहरी मराठी में जिसे खारुताई कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं मराठी में? खारुताई, उसे ही हिंदी में गिलहरी कहा गया है। कोपल मतलब कोमल पत्ते। वन पशु मतलब जंगली जानवर। परिचित मतलब जान पहचान वाले। मरकत मतलब पन्ना। आंगन मतलब खुला भाग। तो चलिए दोस्तों ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यह जो पंक्तियां है, लेटी नील छायाए, इस पंक्ति से लेकर तो मरकत आंगन में, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझते हैं वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता निसर्ग वैभव में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं, रवि की अर्थात सूरज की कोमल किरणों में गुम्फित मतलब गुथकर नीली छायाएं लेटी हुई है। यही छायाएं दुरारोह माती ढाले, अर्थात यह नीली छायाएं लंबे ताड़ के पेड़ पर पड़ रही है जिस पर चढ़ना भी कठिन है और वहां पर स्थिर भी है। यही नीली छायाएं इस पेड़ पर, ताड़ के पेड़ पर स्थिर है, निश्चल है, तरंग रही है, स्तंभित है अर्थात स्थिर है। स्वर्ण भाल अर्थात स्वर्णिम सोने के रंग जैसे पीला रंग धारण की हुई यह किरणें सर्वप्रथम गिरि शिखरों पर अर्थात पर्वतों के चोटी पर पड़ रहे हैं। यह दृश्य देखकर उषा अर्थात सुबह मानो अभिनंदन कर रही है। तो सांझ मतलब संध्या, यही निर्जन अर्थात वीरान जनहीन वनों में संध्या वंदन करके
छिपकर सो जाती है। कवि आगे कहते हैं दोस्तों, कवि आगे कहते हैं, रात्रि के आसमान में अपलक अर्थात बिना पलक झपकाए अनगिनत तारापथ अर्थात अनगिनत तारे, साथ ही साथ शशिमुख चंद्रमा दर्पण के जैसे लग रहे हैं। मतलब आईना के समान, आईना के जैसे लग रहे हैं। इस शैल मतलब पर्वतों के कंधों पर सोई हुई सुगंधित वायु अर्थात समीरन जाग जाती है। सद्य स्थिति में यह प्रस्फुटित सौंदर्य राशि सुंदरता मन को मोहित कर रही है, सम्मोहित कर रही है। यह दृश्य देखकर पर्वतों के जीवन में अर्थात पर्वत प्रदेश में कितनी विस्मयकारक वैचित्र भरा पड़ा है। मतलब पर्वत प्रदेश के जीवन में आश्चर्यजनक अनोखापन भरा हुआ है। कवि आगे कहते हैं, खग मतलब पक्षी, पंछी खट्टे मीठे फल चखते हैं, फलों का मस्त स्वाद ले रहे हैं, टेस्ट ले रहे हैं। गिलहरिया मतलब मराठी में जिसे खारुताई कहते हैं ना दोस्तों, हाँ ऐसी खारुताई गिलहरिया, वह नई कोपले अर्थात कोमल पत्ते कुतर रही है, खा रही है। वन पशु मतलब जंगली जानवर इस परिचित जान पहचान वाले मरकत में अर्थात आंगन में प्रसन्न है, खुश है। तो दोस्तों यह था भावार्थ। अब अगले टॉपिक में हम पाठ्य पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 62 के ऊपर पंक्तियां है दोस्तों। स्वाभाविक इस पंक्ति से लेकर तो मानव मन निश्चित इस पंक्ति तक का सबसे पहले हम मुखर वाचन सुनते हैं, वह इस प्रकार। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में। जड़ जगत इतना सुंदर जब चेतन जग में क्या कारण। जड़ जगत इतना सुंदर जब चेतन जगत में क्या कारण। रहता अहरह जो, रहता अहरह जो विषन्न जीवन मन का संघर्षण, विषन्न जीवन मन का संघर्षण। मनुज प्रकृति का करना फिर, मनुज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण, नव विश्लेषण संश्लेषण। ईश्वर का प्रतिनिधि नर, ईश्वर का प्रतिनिधि नर अभिशापित हो उसका जीवन, अभिशापित हो उसका जीवन। लगता अपनी शुद्र अहंता ही में, लगता अपनी शुद्र अहंता ही में सीमित केंद्रित, सीमित केंद्रित। छिन्न हो गया विश्व चेतना से मानव मन निश्चित, छिन्न हो गया विश्व चेतना में मानव मन निश्चित, मानव मन निश्चित। तो दोस्तों यह था मुखर वाचन। अब इसमें आए हुए कठिन शब्द के अर्थ को समझ लेते हैं, वह इस प्रकार। स्वाभाविक मतलब सहज, क्षण मतलब पल, जड़ मतलब अचेतन, जग मतलब संसार, अहरह
मतलब प्रतिदिन, नया शब्द है दोस्तों। अहरह मतलब प्रतिदिन। विषन्न मतलब दुखी, चिंतित। संघर्षण मतलब स्पर्धा। मनुज मतलब मनुष्य। विश्लेषण मतलब पृथक्करण। संश्लेषण मतलब मिलाना। नर मतलब मनुष्य। अभिशापित मतलब जिसे शाप मिला हो। शूद्र मतलब तुच्छ। अहंता मतलब अहंकार। सीमित मतलब मर्यादित। केंद्रित मतलब स्वयं केंद्रित। छिन्न मतलब समाप्त। विश्व चेतना मतलब वसुधैव कुटुंबकम, अर्थात विश्व ही मेरा घर है, विश्व ही मेरा परिवार है। इसे ही विश्व चेतना कहा गया है। तो चलिए दोस्तों, ये थे कठिन शब्द के अर्थ। अब यहाँ पर यह जो पंक्तियां है, स्वाभाविक, इस पंक्ति से लेकर तो मानव मन निश्चित, इस पंक्ति तक का सरल अर्थ अर्थात भावार्थ को समझ लेते हैं। वह इस प्रकार। प्रस्तुत कविता निसर्ग वैभव में कवि सुमित्रा नंदन पंत जी कहते हैं कि हे प्रभु, हे ईश्वर, हे भगवंत, मुझे ऐसे क्षणों में मनुष्य जगत की बड़े ही स्वाभाविक रूप से अर्थात सहज रूप से याद आती है, ध्यान आता है। जड़ जगत मतलब अचेतन संसार इतना सौंदर्य, सुंदरता बिखर कर पड़ा है, तो ऐसा क्या कारण है? तो ऐसा क्या कारण है बुद्धिमान मनुष्य के जीवन में, चेतन संसार में प्रतिदिन विषन्नता और संघर्ष छाया रहता है? मतलब प्रतिदिन इस चेतन संसार में दुख, चिंता और स्पर्धा, संघर्ष छाया रहता है। इसीलिए हमें मनुज मतलब मनुष्य प्रकृति का फिर से नया विश्लेषण और संश्लेषण करना होगा। मतलब मानव प्रकृति का फिर से नया पृथक्करण करना होगा और मिलाना होगा। धरती माता का सुपुत्र नर मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि होते हुए भी अभिशापित अर्थात शापित जीवन जी रहा है। ऐसे लगता है मनुष्य अपने क्षुद्र अहंता में अर्थात तुच्छ अहंकार में ही सीमित हो गया है, मर्यादित हो गया है। इतना ही नहीं तो केंद्रित हो गया है अर्थात स्वयं केंद्रित हो गया है। मानव के मन से विश्व चेतना मतलब पूरा विश्व, पूरी वसुधा एक परिवार है। विश्व ही मेरा घर है, विश्व ही मेरा परिवार है। वसुधैव कुटुंबकम, विश्व ही मेरा घर है, परिवार है। यह भावना छिन्न हो गई है, मतलब यह भावना समाप्त हो गई है। तो दोस्तों, यह था भावार्थ। दोस्तों, इस प्रकार यहाँ पर दूसरी इकाई की 6 नंबर की कविता निसर्ग वैभव, जिसे सुमित्रा नंदन पंत जी ने
लिखा है। यह कविता यहाँ पर संपन्न होती है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह कविता आप लोगों को समझ में आई होंगी। और हाँ दोस्तों, इस कविता को और भी अच्छे ढंग से समझना है तो क्या करेंगे आप लोग, इस वीडियो को बार बार सुनेंगे, देखेंगे, समझेंगे और साथ ही साथ इस कविता में आए हुए कठिन शब्द के अर्थ जो है वह अपने हिंदी के नोटबुक में लेखन करके रखेंगे तो यह कविता और भी अच्छे ढंग से समझ में आ जाएंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ महत्वपूर्ण संदेश, कोविड-19 अर्थात कोरोना के इस महामारी में घर पर ही रहिए, सुरक्षित रहिए, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी। इस संदेश का पालन आप भी करेंगे और अपने दोस्तों में इस संदेश का प्रचार प्रसार भी करेंगे ताकि हम लोगों को कोरोना से जीतना है। तो चलिए दोस्तों, यही महत्वपूर्ण संदेश के साथ साथ जाते जाते फिर से एक बार आप लोगों को कहना चाहूंगा कि इस YouTube चैनल को शेयर करें, लाइक करें और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक अपने आप पहुंच जाएगी। और हाँ दोस्तों, इस YouTube चैनल की जो लिंक भेजते हैं वह अपने दोस्तों में शेयर करें और साथ ही साथ मेरा वीडियो कैसे लगा इस बारे में आपकी प्रतिक्रिया अर्थात कमेंट्स जरूर भेजें ताकि आपकी कमेंट्स ही हम लोगों को नए नए वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करती है। तो चलिए दोस्तों, इसी संदेश के साथ जाते जाते फिर से एक बार कहना चाहूँगा, मेरे सभी हिंदी अध्यापक वृंद को और सभी छात्रों को और साथ ही साथ अन्य सभी अध्यापक वृंद को और दोस्तों को नमस्ते, मंगलमय शुभकामनाएं।